हेलो एवरीवन। आज हम हमारे राजस्थान के भूगोल से जो राजस्थान में एनर्जी रिसोर्सेज के प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था उसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। पिछले वाले पार्ट में हमने लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन जो था उसको डिस्कस कर लिया था। आज वाले इस वीडियो में हम कोयला, नैफ्था और जो प्राकृतिक गैस का जो द्वारा जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उन सबको डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कहाँ कहाँ पर जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स स्टैब्लिश किए गए हैं, किन किन जगहों पर, और उनकी जो वर्तमान स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कोयला आधारित विद्युत जो उत्पादन परियोजनाएं हैं उनको। इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना। देखिए, सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना राज्य का प्रथम सुपर ताप बिजली घर है। यानी फर्स्ट अगर सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन की हम बात करें राजस्थान की, तो वो सूरतगढ़ विद्युत परियोजना है। ये गंगानगर में का जो जगह है, जिला है, उसमें सूरतगढ़ जो तहसील है या उसमें ठुकराना गांव में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल जो पावर स्टेशन है वो राजस्थान का प्रथम सुपर ताप विद्युत गृह है, और जो राजस्थान के सूरतगढ़ में ठुकराना गांव में स्थित है। राज्य विद्युत मंडल ने राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने तथा स्वयं के ऊर्जा स्रोत बढ़ाने के लिए 1250 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना को स्वयं के संसाधनों से ही पूरा किया था। इसकी प्रथम इकाई के द्वारा 1999 से उत्पादन शुरू हुआ। और सूरतगढ़ तापीय जो विद्युत परियोजना के 2 चरण थे। पहले चरण में 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया और उसके लिए 2 पावर प्लांट स्टैब्लिश किए गए। प्रथम चरण की प्रथम इकाई में जो प्रोडक्शन था वो 1999 में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद जो दूसरा चरण था उसमें 3 इकाइयाँ स्टैब्लिश की गई थी 250 मेगावाट की। और उसके बाद जो अब टोटल अगर हम देखें, फर्स्ट स्टेज के अंदर जब सूरतगढ़ में पावर प्लांट स्टैब्लिश किए गए तो 2 पावर प्लांट स्टैब्लिश किए गए 250 मेगावाट के। सेकेंड स्टेज के अंदर 3 पावर प्लांट स्टैब्लिश किए गए 250 मेगावाट के। तो टोटल इसमें अभी हो गए 5 पावर प्लांट्स 250 मेगावाट के। उसके बाद में 2008 में छठी इकाई इसकी वहाँ पे स्टैब्लिश की गई, वो भी 250 मेगावाट की थी। और इसकी जो कुल उत्पादक क्षमता है वो लगभग 1250 मेगावाट है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की। ये विद्युत परियोजना राजस्थान के निर्माण से लेकर अब तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद सबसे बड़ी विकास परियोजना है, यह आपको ध्यान रखना है। यानी वर्तमान समय में सूरतगढ़ ताप बिजली परियोजना में 6 विद्युत इकाइयाँ स्टैब्लिश की गई हैं और सबकी 250 मेगावाट। उनकी जो एनर्जी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट्स की, तो वो 250 मेगावाट के आसपास है। और राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद ये पहली ऐसी दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। और उसके बाद हम लेते हैं सूरतगढ़ जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है, उसके बाद हम लेते हैं कोटा तापीय विद्युत परियोजना। देखिए, कोटा थर्मल भी हम इसे कहते हैं। कोटा थर्मल विद्युत परियोजना के अंतर्गत 1978 में कोटा ताप विद्युत केंद्र का काम शुरू हुआ, और इसका जो उत्पादन क्षमता है वो 850 मेगावाट है। कोटा तापीय विद्युत गृह को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने एक श्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अंतर्गत जो इकाइयाँ कार्यरत हैं वो टोटल आपकी अभी तक लगभग 7 विद्युत इकाइयाँ स्टैब्लिश्ड हैं। और जो इनका अगर हम पावर प्रोडक्शन की बात करें तो ये सभी जो इकाइयाँ हैं थर्ड स्टेज के अंदर 2010 मेगावाट का प्रोडक्शन हुआ। छठी जो इकाई थी वो 195 मेगावाट की थी, और 7वीं इकाई भी
95 मेगावाट की थी। तो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में 6 इकाइयाँ कार्यरत हैं, जबकि कोटा थर्मल पावर प्लांट में 7 इकाइयाँ जो हैं वो कार्यरत हैं। और इसकी अगर कुल उत्पादक क्षमता की बात करें सारी सातों इकाइयों की, तो 1240 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन होती है इन सातों इकाइयों को मिलाकर। जबकि सूरतगढ़ जो थर्मल पावर प्लांट था उसमें 1250 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही थी, और कोटा थर्मल पावर प्लांट में 7 यूनिट्स हैं, सूरतगढ़ से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी 1240 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है यहाँ पर। अब कोटा थर्मल के बाद में हम आते हैं छबड़ा 12 थर्मल पावर प्लांट। तो देखिए छबड़ा जगह 12 के अंदर है, और ये जो छबड़ा है थर्मल पावर प्लांट है, ये राज्य का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। इसका जो इनॉग्रेशन था 12 जिले के छबड़ा तहसील में किया गया था। इसके प्रथम चरण में 500 मेगावाट तथा दूसरा जो स्टेज थी उसमें भी 500 मेगावाट के विद्युत का उत्पादन होने लगा। फर्स्ट स्टेज में भी 2 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट स्टैब्लिश की गई, और हर यूनिट का जो प्रोडक्शन था वो 250 मेगावाट था। सेकंड स्टेज में फिर 2 यूनिट स्टैब्लिश की गई, और हर जो यूनिट है वो 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है। इस परियोजना की अगर हम बात करें तो इसके लिए बैंथली बांध, हिंगलोथ बांध और पार्वती नदी पर एनीकट बनाकर इसमें पानी प्राप्त किया जाता है। तो छबड़ा 12 के अंदर 4 विद्युत इकाइयाँ स्टैब्लिश हैं, और हर इकाई के अंदर 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है, और राज्य का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। फर्स्ट हुआ सूरतगढ़, सेकंड कोटा थर्मल, और थर्ड छबड़ा थर्मल स्टेशन। उसके बाद हम आते हैं कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट झालावाड़। देखिए कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट झालावाड़ जो है वो 1000 मेगावाट का एक थर्मल पावर है, जो राज्य का चौथा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। तो ये 4th सुपर थर्मल पावर स्टेशन है कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन, और इसमें टोटल कुल 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। उसके बाद है कवई। देखिए कवई भी छबड़ा 12 के अंदर है। यहाँ पर भी 1000 मेगावाट का ताप्य विद्युत परियोजना स्टैब्लिश हुई है, और एक प्राइवेट हैंड्स में जो कवई वाला थर्मल पावर प्लांट है ये टोटल 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रहा है। उसके बाद आता है रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। देखिए रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का है, और नेशनल एनटीपीसी द्वारा संचालित है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है। इस रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 1000 मेगावाट है, तथा इसमें राजस्थान का जो आवंटित अंश है यानी 1000 मेगावाट में से 9.5% जो विद्युत है वो राजस्थान को प्राप्त होगी। तो हाँ, ये सारे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है रिहंद के अंदर कुल 1000 मेगावाट प्रोडक्शन हो रहा है, उसका 9.5% पार्ट राजस्थान को प्राप्त होगा। उसके बाद है चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत गृह है। देखिए विद्युत उत्पादन में निजी सहयोग के संदर्भ में चित्तौड़गढ़ में एक 420 मेगावाट के ताप विद्युत गृह स्थापित किया गया, और ये स्टेट गवर्नमेंट ने मैसर्स सेंचुरी टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई को यहाँ पर ताप विद्युत परियोजना स्टैब्लिश करने के लिए स्थापित किया गया। तो चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत गृह कुल 420 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। तो ये आपको क्लियर होंगे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को लेकर कि कौन कौन से हैं राजस्थान में। सूरतगढ़ थर्मल, कोटा थर्मल, छबड़ा थर्मल, कालीसिंध थर्मल झालावाड़, कवई थर्मल 12, रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी जो राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कुल विद्युत उत्पादन का 9.5% पार्ट जो है वो राजस्थान प्राप्त करता है, और उसके बाद है चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत गृह। अब हम आगे चलते हैं नेप्था आधारित ऊर्जा परियोजना को लेकर। देखिए रामगढ़ जैसलमेर में गैस आधारित ताप विद्युत गृह की 35.5 मेगावाट की परियोजना कार्यरत है, और 35 मेगावाट की एक और इकाई
स्टैब्लिश की गई है वहाँ पे। यहाँ निरंतर गैस नहीं मिलने पर नैप्था से ऊर्जा प्राप्त कर इसे चालू रखा जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में दूरदराज क्षेत्र में 3 मेगावाट क्षमता वाला यह राज्य का अपने ढंग का एक पहला संस्था बिजली घर है। देखिए, नैप्था आधारित ऊर्जा की हम बात करें तो राजस्थान में नैप्था आधारित ऊर्जा जैसलमेर के रामगढ़ में स्टैब्लिश है और यहाँ पर 35 मेगावाट की इकाइयाँ स्टैब्लिश हैं और ये अपने आप में एक स्पेशल पावर प्लांट है। उसके बाद हम बात करें जो नैप्था बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, इसके रामगढ़ जैसलमेर के अलावा कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो रामगढ़ जैसलमेर के अलावा जयपुर, अलवर, भिवाड़ी, जोधपुर, उदयपुर और आबू रोड में डीजल अथवा नैप्था पर आधारित विद्युत गृह औद्योगिक भी इस्टेब्लिश करने का एक चल रहा है। लेकिन अभी जो वर्किंग कंडीशन में अगर हम बात करें तो वो रामगढ़ में है। और एक परियोजना है धौलपुर परियोजना प्रोजेक्ट। देखिए, धौलपुर में भी गैस बेस्ड पावर प्लांट है और इसके में भी प्रथम चरण में नैप्था और दूसरे चरण में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस पर का बिजली उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में स्वीकृत की गई 360 मेगावाट की 2 इकाइयाँ यहाँ पर हैं जो नैप्था आधारित हैं। और उसके बाद ये दोनों इकाइयाँ जो हैं ये हम 360 मेगावाट के विद्युत उत्पादन जो है वो कर रही हैं। फिर नेक्स्ट आता है मुंबई हाई गैस पर आधारित योजना। अब देखिए, मुंबई हाई गैस पर आधारित 2 ताप विद्युत गृहों की स्थापना बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर के लिए किए जाने की तैयारी है और यहाँ पर भी निकट भविष्य में अच्छा काफ़ी 4000 मेगावाट का विद्युत क्षमता वाला उत्पादन का काम चल रहा है। तो नैप्था आधारित विद्युत परियोजना की हम बात करें तो राजस्थान में 2 विद्युत परियोजनाएं अभी मुख्य रूप से नैप्था आधारित विद्युत परियोजनाएं हैं। पहला रामगढ़ जैसलमेर और दूसरा धौलपुर प्रोजेक्ट। उसके बाद 12 जो है वहाँ पर भी गैस बेस्ड पावर प्लांट है। गैस पर आधारित ताप बिजली घर की इकाई यहाँ पर स्टैब्लिश्ड है और इसमें इसकी जो कुल क्षमता की हम बात करें तो 413 मेगावाट यहाँ पर उत्पादन है और ये सेंट्रल विद्युत प्राधिकरण की परियोजना है, अंता जो 12 का है। तो उसके बाद अगर गैस की और हम विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर नागौर जिले के मेड़ता के पास इस्टेब्लिश किया जाना है। फिर एक देखिए, उत्तर प्रदेश में औरैया गैस है। उत्तर प्रदेश में औरैया में गैस पावर प्लांट है, वहाँ से भी राजस्थान को इस गैस आधारित ऊर्जा मिलती है। इस औरैया वाले गैस प्लांट की जो टोटल पावर कैपेसिटी है वो 652 है और उस 652 में कुल प्रोडक्शन में 9.2% जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान को मिल रहा है। तो नैप्था आधारित ऊर्जा परियोजना की बात आपको ध्यान रह गई होगी। पहला रामगढ़ जैसलमेर, फिर धौलपुर, उसके बाद अंता 12 और भूमिगत गैस बिजली घर की जब हम बात करें तो वहाँ ये नागौर में प्रस्तावित है। और इनके अलावा उत्तर प्रदेश में औरैया से भी राजस्थान को ये गैस जो पावर प्लांट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे चलते हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की ओर। देखिए, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जो है कोयले के बाद महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन है तथा भारत सहित राज्य की इस स्रोत पर निर्भरता जो है वो बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की बढ़ती जो कीमतें हैं उन्होंने आर्थिक विकास को बहुत प्रभावित किया है। खनिज तेल की अपेक्षा राज्य में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की खोज हुई है। प्राकृतिक गैस जो है वो पूर्णतः ज्वलनशील और स्वच्छ ईंधन है। और अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर प्राकृतिक गैस की तो जैसलमेर में जो रामगढ़, खुवालिया, देवा, लोंगेवाला का जो क्षेत्र है वहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार खूब मिले हैं।
उसके बाद जो घोटारू वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी हमें मिले हैं भंडार। यहाँ पर जैसलमेर में जो जैसलमेर का घोटारू जो क्षेत्र है वहाँ पर हीलियम गैस के भंडार बहुत मिले हैं। हीलियम गैस का उपयोग जीवन रक्षक औषधियाँ बनाने व परमाणु हथियारों व उपग्रहों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा जैसलमेर जिले के डाडेवाला में स्थित जो कुआं नंबर 1 और 2 है वहाँ से भी प्राकृतिक गैस के भंडार और तेल के भंडार हमें मिले हैं। डाडेवाला व बांगेवाला में तेल व गैस मिलने के कारण यहाँ पाइपलाइन डालने की योजना बनी है। और उसके बाद एक पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स बनने का भी प्रस्ताव है जैसलमेर में घोटारू और मनोहारी टिब्बा नामक स्थान पर। तो जैसलमेर का जो घोटारू वाला है एरिया है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हुआ। हीलियम गैस के भंडार यहाँ से मिले हैं और डाडेवाला और बागे वाला जो एरिया है वहाँ पर भी हमें गैस के भंडार मिले हैं। अब हम चलते हैं तेल के जो प्रसिद्ध कुएं हैं हमारे राजस्थान में उनकी ओर। देखिए पहला जो तेल का प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है बाड़मेर सांचौर बेसिन में। ये बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है वहाँ पर बाड़मेर सांचौर बेसिन में मंगला, विजया, वंदना, NR4, NV1, बोथिया गांव, रागेश्वरी, कोशलू गांव, सरस्वती, फतेहगढ़, बाड़मेर हिल फॉर्मेशन, भाग्यम, ऐश्वर्या, कामेश्वरी, N1, आरवगुड़ा, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ से खनिज तेल जो आपका क्रूड ऑयल है वो निकाला जाता है। उसके बाद जो जैसलमेर जो क्षेत्र है इसे हम जैसलमेर वाला जो एरिया है उसको हम राजस्थान शेल बेसिन कहते हैं। और जैसलमेर में शाहगढ़ सब बेसिन और बागेवाला ये 2 एरियाज़ हैं जहाँ से हमें क्रूड ऑयल या आप कह लीजिए पेट्रोलियम हमें मिल रहा है। उसके बाद आता है जोधपुर बेसिन। जोधपुर में म्याजलार जो एरिया है वहाँ से हमें ये मिलने के जो क्रूड ऑयल है वो मिल रहा है। फिर हम आते हैं विंध्यन बेसिन की ओर। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड वो भी तेल और गैस से रिलेटेड सर्वेइंग करती रहती है। यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड जहाँ जहाँ पर हमें पेट्रोलियम मिल रहा है, गैस मिल रहा है, यहाँ पर वो सर्वे करती रहती है। अब हमारे यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जो ये क्षेत्र है विंध्यन बेसिन वाला जो एरिया है वहाँ पर 42 ऑयल वेल्स की खुदाई स्टार्ट की है। और इन 42 जो ऑयल वेल्स हैं इनमें से 17 जो एरियाज़ हैं वहाँ से हमें गैस की नेचुरल गैस भी प्राप्त हुआ है। और ये जो ऑयल इंडिया ने इस विंध्यन बेसिन के अंदर जो तेल और गैस क्षेत्रों को की खोज की है उनमें सबसे पहले आता है मेन रूप से जो जैसलमेर के जो तेल क्षेत्र हैं वो इंक्लूड होते हैं। जैसलमेर के तेल एरिया क्षेत्रों के अंतर्गत तनोट जो एरिया है वो सबसे पहले है। राजस्थान का जो फर्स्ट ऑयल वेल था वो तनोट के समीप खोदा गया था। और ये इसकी जो गहराई की हम बात करें तो वो 3500 मीटर्स गहरा है। T50 नामक 193 ऊंची यह जो एरिया है इसको हमने T50 नाम दिया गया है। और 193 मीटर वाली जो रिंग्स पर ये बेस्ड है, यहाँ पर आती हैं। ये क्षेत्र भारत पाक सीमा इंडो पाक जो बाउंड्री है उसके समीप स्थित है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 25 किलोमीटर की एक अप्रोच रोड भी यहाँ पे इस्टेब्लिश की है तनोट वाले एरिया में। ठीक है, तो राजस्थान का फर्स्ट ऑयल वेल की जब हम बात करें तो वो जैसलमेर के तनोट में इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा जो एरिया है वो डांडे वाला क्षेत्र है। देखिए ये भी डांडे वाला जो एरिया है वो भी जैसलमेर के अंदर है। और यहाँ पर प्राकृतिक गैस के काफ़ी भंडार मिले हैं। हाँ, और यहाँ अगर हम बात करें पर डे 4 लाख क्यूबिक मीटर गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद आता है सादे वाला एरिया। देखिए मार्च 1984 में जैसलमेर शहर में 145 किलोमीटर दूर खनिज तेल व गैस के भंडार यहाँ पर मिले हैं। ONGC ने यहाँ पर
जो गैस का जो एक्सप्लोइटेशन है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कमीशन है वो इस्टेब्लिश कर रहा है और काफ़ी भंडार यहाँ पर विद्यमान है। साधेवाला के बाद आता है मनिहारी टिब्बा। मनिहारी टिब्बा की खोज भी अन्य भंडारों की तरह है, कुछ परीक्षण करने के बाद ही की गई और ओएनजीसी जो है यहाँ पर काम कर रहा है। और मनिहारी टिब्बा के पास ही स्थित कमली ताल है, वहाँ पर भी गैस काफ़ी मिली। ये जगह आपको ध्यान रखनी है, जहाँ जहाँ जैसलमेर में कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल जो है वो मिल रहा है। उसके बाद है चिन्नीवाल एरिया। ये चिन्नीवाल जो एरिया है यहाँ पर भी, ये भी जैसलमेर में है और यहाँ मीथेन गैस के भंडार बहुत मिले हैं। तो मीथेन गैस के साथ साथ तेल के भंडार भी यहाँ पर काफ़ी मिले हैं। उसके बाद आता है लौंगेवाल। लौंगेवाल में भी नेचुरल गैस के काफ़ी भंडार मिले हैं और यहाँ पर प्योरली नेचुरल गैस ही ज़्यादा मिली है, पेट्रोलियम का जो अमाउंट है वो कम मिला है। फिर आता है पिनोड़ा। देखिए ये भी पिनोड़ा जो एरिया है ये जैसलमेर के मोहनगढ़ वाला जो एरिया है वहाँ के पास है और यहाँ पर भी क्रूड ऑयल के भंडार ज़्यादा मिले हैं। जैसलमेर जिले के तेल व गैस भंडार वाले क्षेत्र में कुल 140 करोड़ 70 लाख घन मीटर तेल व गैस के भंडारों का पता लगाया गया है और काफ़ी रिच है जैसलमेर एरिया नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से संबंधित। और जैसलमेर बेसिन में कई जगह ऑयल वेल्स खोदे गए हैं न्यू भी, जहाँ पे इनको नंबरिंग की गई, वेल नंबर 1, कुआं नंबर 1 और बाकी दूसरे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर मतलब इनको जितने भी वेल्स हैं उनको उनकी नंबरिंग भी की गई है। तो जैसलमेर की जब हम नेचुरल गैस और ऑयल की बात आए तो तनोट, डांडेवाला, सादेवाला, मनिहारी टिब्बा, चिन्नीवाला, लौंगेवाला, पिनोड़ा और घोटा, ये सारे एरियाज़ आ गए। अब हम बात करते हैं बाड़मेर ज़िले के तेल व गैस भंडारों की। देखिए बाड़मेर सांचौर बेसिन जो एरिया है वहाँ से पिट ऑयल का एक कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ हर दिन 4 से 5,000 मतलब 4 to 5,000 बैरल ऑयल का प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। और यहाँ की अगर हम ऑयल वेल्स की बात करें तो उनमें सबसे पहला नाम आता है भाग्यम का। भाग्यम तेल क्षेत्र के मध्य 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 3D एक सर्वेक्षण किया गया था और केयर्न एनर्जी एक कंपनी है, उसने 91 तेल कुओं की यहाँ पर खोज की। और यहाँ भाग्यम में 12 तेल भंडार जैसे मंगला है, ऐश्वर्या है, रामेश्वरी, कामेश्वरी, वंदना, शक्ति, सरस्वती, विजया, गुढ़ा, N01, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ से ऑयल वेल्स जहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है। केयर्न एनर्जी जो कंपनी है वो यहाँ पर इसका प्रोडक्शन कर रही है। दूसरा जो एरिया है वो है NB1। देखिए NB1 से भी ऑयल वेल है, यहाँ पर भी तेल का भंडार काफ़ी प्राप्त हुआ है और लगभग 310 करोड़ बैरल जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर मिलता है। उसके बाद आता है मंगला 1। देखिए ये मंगला 1 जो एरिया है वो बाड़मेर के कवास वाले एरिया में इस्टेब्लिश्ड है और ये जो कुआं है, ये जो वेल है यहाँ 450 से 1100 मिलियन बैरल तेल मिलने के अनुमान है। फिर आता है रामेश्वरी बाड़मेर के अंदर। रामेश्वरी भी, यहाँ पर भी आपको गैस के भंडार ज़्यादा मिले हैं रामेश्वरी में तेल के साथ साथ। उसके बाद है जोगसरिया। देखिए जोगसरिया कवास के पास है और यहाँ पर भी 250 करोड़ बैरल तेल के भंडार हैं। उसके बाद आता है बायतू। देखिए बायतू जो है वहाँ पर भी आपको तेल के भंडार मिले हैं और ये भी मंगला के जो एरिया है उसके पूर्व में स्थित है। और उसके बाद अगर हम
ये मेन एरियाज़ थे। बाड़मेर में भाग्यम, NB1, मंगलावन, रामेश्वरी, जोगसरिया और पायतू, जहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हमें मिली है। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं। बाड़मेर में एक बोथिया गांव जगह है, वहाँ पर भी काफ़ी हाई अमाउंट में ऑयल रिजर्व्स होने का अनुमान है। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर कोरियन एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले कर रही है और यहाँ पे काफ़ी नेचुरल गैस उनका प्रोडक्शन हो रहा है। राजस्थान में कुछ नेचुरल गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइंस भी इस्टेब्लिश की गई हैं। उनको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है हाजिरा गुजरात विजयपुर पाइपलाइन, जगदीशपुर। तो ये जो पाइपलाइन है, ये जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के नाम से जानी जाती है और यहाँ ये पाइपलाइन विजयपुर से गढ़ेपान कोटा तक निकाली गई है और जो अंता विद्युत गृह है हमारा 12 वाला, वहाँ को भी गैस आपूर्ति करती है। दूसरी जो पाइपलाइन है वो जामनगर लोनी LPG पाइपलाइन है। ये 1240 किलोमीटर है, राजस्थान में 630 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद है मुंद्रा भटिंडा क्रूड ऑयल पाइपलाइन। इस मुंद्रा भटिंडा क्रूड ऑयल पाइपलाइन की जो कुल लंबाई है वो 1870 किलोमीटर्स है और इसमें से 675 किलोमीटर ये मुंद्रा भटिंडा क्रूड ऑयल पाइपलाइन हमारे राजस्थान में है। फिर आता है कांडला भटिंडा पेट्रोलियम पाइपलाइन। देखिए, ये जो कांडला भटिंडा पेट्रोलियम पाइपलाइन है, ये जयपुर और जोधपुर की पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति करती है। उसके बाद है सलाया मथुरा क्रूड ऑयल पाइपलाइन। सलाया गुजरात में है, मथुरा यूपी में है और ये 1870 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद है HPCL की मुंद्रा दिल्ली पाइपलाइन परियोजना है और ये 1050 किलोमीटर लंबी है और इसमें जो पंपिंग स्टेशन है वो अजमेर और अपना जयपुर जो है वहाँ पर है। आवा, अजमेर, जयपुर, ये पंपिंग स्टेशन इस पाइपलाइन के हैं। और राजस्थान में ये आपको सारी पाइपलाइंस का ध्यान रखना है कि हाजिरा विजयपुर पाइपलाइन, जामनगर लोनी पाइपलाइन, मुंद्रा भटिंडा क्रूड ऑयल, कांडला भटिंडा पेट्रोलियम पाइपलाइन, सलाया मथुरा क्रूड ऑयल पाइपलाइन, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए कौन कौन सी कंपनीज कार्यरत हैं। तो उसमें KN एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ये स्कॉटलैंड की कंपनी है। शेल इंटरनेशनल लिमिटेड है जो नीदरलैंड हॉलैंड की कंपनी है। पॉलिश ऑयल एंड गैस कंपनी है जो पोलैंड की है और फिर रिलायंस जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भारत की है। तो ये सारी कंपनीज़ हैं जो हमारे यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये सारे जो एरियाज़ थे ये थे हमारे गैस और क्रूड ऑयल के एरियाज़। इन सभी प्लेसेस को किस डिस्ट्रिक्ट में किन किन एरियाज़ में हमें नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल मिल रहा है और कौन कौन सी पाइपलाइंस हमारे यहाँ से होकर निकल रही हैं जहाँ से हमें गैस की आपूर्ति होती है, यह आपको ध्यान रखना है।